रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कक्षा 8 के विज्ञान विषय की पाठ्य योजना, जिसका उप विषय होगा भौतिक विज्ञान। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को पाठ्य योजना की वीडियो चाहिए या फिर सूक्ष्म शिक्षण की पाठ्य योजना की आपको जरूरत चाहिए, मतलब या फिर लेसन प्लान की ज़रूरत है आपको, या फिर माइक्रो टीचिंग की लेसन प्लान की ज़रूरत है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस लेसन प्लान की ज़रूरत है। उसके पहले एक काम करिएगा कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल में जाइएगा। वहाँ पे प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है अलग अलग सब्जेक्ट का। उसमें जाके आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार वहाँ पे देख सकते हैं। एक एक प्लेलिस्ट में एक एक सब्जेक्ट का कम से कम 30 से 40, 40, 50, 50 आपको पाठ्य योजना मिल जाएगी। अगर उसके अलावा आप लोगों को किसी की पाठ्य योजना की ज़रूरत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं 24 से 48 घंटे के अंदर वो पाठ्य योजना बना के अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक वो प्रोवाइड कर दूंगा। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को, जो नीचे लाल कलर का बटन उस पर क्लिक करके जैसे ही क्लिक करेंगे बेल आइकन आएगा, यानी कि घंटे का निशान आएगा, उस पर क्लिक करना है, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। तो फ्रेंड अब चलते हैं आज की पाठ्य योजना के ऊपर। आपको देख लीजिए सबसे ऊपर पाठ्य योजना लिखा गया है। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखा है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए, जिस विद्यालय में आपकी ट्रेनिंग होगी, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना ये पढ़ाने के लिए जाएंगे। कक्षा हमारी है 8वीं, वर्ग है अ, विषय है विज्ञान का, उप विषय है भौतिक विज्ञान। कालांश है द्वितीय। काफ़ी लोगों को कालांश में दिक्कत होती है कि कालांश होता क्या है। तो कालांश मतलब कि कक्षा 8 में आप वर्ग ए सेक्शन ए में आप सेकेंड पीरियड में जाएंगे ये पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए। अवधि है 35 मिनट का और दिनांक यहाँ पे लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपने किस डेट को कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई थी। अब इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा आज का प्रकरण है ध्वनि यानी कि साउंड। अब इसके बाद आपको लिखना है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आपको विषय और उपविषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना है उसके बारे में यहाँ पे सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत पॉइंट वाइज लिखना होता है। इसमें देख लीजिए लिखा गया है, मिनिमम आप इसमें 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व को बताना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों के तार्किक क्षमता का विकास करना। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में भौतिक विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना। चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों के अंदर प्रौद्योगिकी की समझ उत्पन्न करना। पांचवा पॉइंट है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। और छठवां पॉइंट है विद्यार्थियों में कार्य करके सीखने की भावना विकसित करना। ये सामान्य उद्देश्य के हो गए 6 पॉइंट। अब इसके बाद आता है आपका हेडिंग विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपका जो टॉपिक है, जो आपका आज जो पढ़ाएंगे जो टॉपिक जैसे साउंड है, इसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा, उनकी किन रुचियों का विकास होगा, उनको क्या नॉलेज होगा ये चैप्टर पढ़ के, उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में लिखना होता है। मिनिमम आप इसमें 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को ध्वनि क्या है इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। विद्यार्थी ध्वनि की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी दैनिक जीवन में ध्वनि के महत्व को समझ सकेंगे। और चौथा पॉइंट है विद्यार्थी ध्वनि के विभिन्न रूपों का वर्णन कर सकेंगे। अब इसके बाद लिखना है आपको हेडिंग शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि वो सारी सामग्री जिसका यूज करेंगे आप शिक्षण कार्य करते समय 35 मिनट की क्लास में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी होती हैं। चौक हो गया, डस्टर हो गया, लपेट श्यामपट हो गया, संकेतक हो गया, प्रकरण से संबंधित चार्ट। अब यहाँ पे चार्ट में आप ध्वनि की तरंग जो आवृत्ति होती है उसके बारे में बना सकते हैं, या फिर जो ध्वनि की जो संचरण करती है ध्वनि ठोस द्रव गैस में, उसके अणुओं की संरचना बना सकते हैं चार्ट में। तो कुछ भी बना सकते हैं इससे रिलेटेड। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है विद्यार्थियों को ध्वनि की सामान्य जानकारी है। अब इसके बाद आता है हेडिंग हमारा प्रस्तावना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है किसी भी लेसन प्लान का। यहाँ पे लिखना होता है 2-3 चीज़ें ध्यान में देनी होती है। पहले तो 3 कॉलम बनाने होते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पे 5 प्रश्न कहते हैं बनाने के लिए, तो 5 प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम 6 प्रश्न पूछ सकते हैं आप अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। और इसमें प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा, दूसरा प्रश्न आप जो बनाएंगे तो पहले प्रश्न के उत्तर से बनाएंगे, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा तीसरा प्रश्न बनाएंगे दूसरे प्रश्न के उत्तर से, इसी तरीके से बनता जाएगा। पहला प्रश्न देख लीजिए, विद्यार्थियों आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ जाते हैं? तो बच्चे बता देंगे विद्यालय या फिर स्कूल। दूसरा प्रश्न फिर बनेगा, विद्यालय में अलग अलग विषय कब पढ़ाए जाते हैं? अलग अलग विषय बच्चे बताएंगे अलग अलग पीरियड में पढ़ाया जाता है। तीसरा प्रश्न फिर यहाँ पे बच्चे या फिर अलग अलग पीरियड लिख सकते हैं आप, या फिर बच्चे बता सकते हैं अलग अलग घंटी में। तीसरा प्रश्न फिर बनता है, आपको कैसे पता चलता है कि एक पीरियड या फिर एक घंटी समाप्त हो गई? तो बच्चे बता देंगे घंटी की आवाज़ से। चौथा प्रश्न फिर बनता है, जो आवाज़ जो आती है घंटी से, उस आवाज़ को विज्ञान की भाषा, जो आवाज़ आती है आपके कानों से सुनी जाती है, उस आवाज़ को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? बच्चे बताएंगे ध्वनि। पांचवा प्रश्न फिर बनता है, ध्वनि के बारे में आप क्या और कैसे क्या क्या जानते हैं और क्या क्या जानते हैं? तो बच्चे हो सकता है कुछ ना कुछ बताएंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसके बारे में डिटेल में नहीं बता पाएंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद तुरंत आपको यहाँ पे उद्देश्य कथन बोलना है अपना। छात्रों, आज मैं आप लोगों को ध्वनि के बारे में विस्तारपूर्वक बताऊँगा। अब आता है आपका लेसन प्लान का प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण को आपको देख लीजिए यहाँ पे टोटल 5 कॉलम में बनाना है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रियाएं,
शिक्षण विधियाँ और श्यामपट्ट कार्य। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। इसको ऐसे पेज पे बनाना है जो आमने सामने हो। एक पेज पे बनाएंगे तो थोड़ा सा कम जगह मिलेगा, इसलिए दो पेज को ज्वाइन करके बनाइए। जैसे देखिए, एक पेज पे मैंने लिखा है शिक्षण बिंदु और छात्राध्यापक कथन, और दूसरे पेज पे मैंने बनाया छात्र छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधियाँ और श्यामपट्ट कार्य। ट्रेन जा रही है तो थोड़ी सी ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे मैंने दोनों पेज को कंबाइन करके बना दिया है। शिक्षण बिंदु में है ध्वनि, पहला शिक्षण बिंदु है हमारा। छात्राध्यापक कथन में देख लीजिए लिखा गया है, ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। जब भी कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने निकटतम कणों को कंपित करती है, फिर वो कण अपने निकटतम कणों को कंपित कर उनमें हलचल उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है, अतः ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम होगा तभी तो कण उसके अणु होंगे, उसके अंदर कंपन उत्पन्न करेगा। अतः ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि की गति नहीं होती, जीरो होती है। निर्वात में कोई अणु नहीं होते, कोई कण नहीं होते, वायु भी नहीं होता, तो वहाँ पे कोई अणु उसको नहीं मिलेगा गति करने के लिए, इसलिए निर्वात में ध्वनि की जो गति होती है वो जीरो होती है। प्रत्येक वस्तु द्वारा उत्पन्न ध्वनि की अपनी विशेषता होती है, जिसके कारण हम ध्वनि पहचानते हैं, जैसे ढोल की ढमढम, गाड़ियों का हॉर्न, पानी का बहना आदि। आप देखते होंगे पानी गिर रहा है, तभी कानों से सुनेंगे, देखेंगे नहीं, तब पर भी पता चल जाएगा कि पानी बह रहा है। ढोल बज रहा है या तबला बज रहा है तो उसको आप पहचान जाएंगे कि हाँ ये वस्तु बज रही है। कोई चिड़िया चहचहा रही है, गौरैया बोल रही है, कौवा बोल रहा है, तो आप उसकी आवाज़ से पहचान जाएंगे कि कौन सी चिड़िया बोल रही है। उसमें आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, कानों से सुनेंगे आपको पता चल जाएगा। छात्र छात्रा क्रिया वाले कॉलम में लिखना है, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण विधियों में लिखना है व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट कार्य पे देख लीजिए, इस तरीके से आप ब्लैक पेपर खरीद लीजिएगा, 10 रुपये का मिलेगा, काफ़ी बड़ा। उसमें से छोटी सी कटिंग करके श्यामपट्ट के आकार का इस तरीके से चिपका लीजिएगा। उसके ऊपर एक वाइट कलर की स्पार्कल पेन आती है, उससे इस तरीके से आप लिख लीजिएगा जो भी आपको लिखना है। यहाँ पे लिखा गया है ध्वनि, ठोस के अणु देख लीजिए पास पास हैं, सटे हुए हैं, द्रव के अणु थोड़े थोड़े दूर हैं, और गैस के अणु काफ़ी दूर हैं। बोध प्रश्न फिर पूछेंगे यहाँ पे बच्चों से कि बच्चों को जो पढ़ा है वो समझ में आया कि नहीं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे देख लीजिए, दो बोध प्रश्न पूछा गया। पहला, ध्वनि को गति करने के लिए क्या आवश्यक है, तो बच्चे बता देंगे माध्यम की। दूसरा प्रश्न फिर बनता है, यहाँ पे पूछेंगे बच्चों से ध्वनि का संचरण कैसे होता है, तो ये बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे। ये प्रश्नीकरण विधि थी, तो यहाँ पे प्रश्नीकरण विधि लिख दीजिए। अब दूसरा यहाँ पे पॉइंट लिखिए, शिक्षण बिंदु में ध्वनि का संचरण। ध्वनि ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों में गति करती है। निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती। वायु में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल ठोस में होती है, ठीक, क्योंकि ठोस में उपस्थित कण एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। फिर से बोध प्रश्न पूछेंगे आप बच्चों से। यहाँ पे आप शिक्षण विधि में लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके सामने व्याख्यान विधि, लेकिन इसके पहले आप लिख चुके हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। बोध प्रश्न फिर पूछेंगे, ध्वनि कहाँ गति नहीं कर सकती, बच्चे बोलेंगे निर्वात में। दूसरा प्रश्न फिर बनता है, ध्वनि का परावर्तन किसे कहते हैं, बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे। ये प्रश्नीकरण विधि है तो प्रश्नीकरण विधि लिख लीजिए। उसके बाद तीसरा फिर पॉइंट शिक्षण बिंदु में लिखिए, ध्वनि का परावर्तन। प्रकाश की भांति ध्वनि में भी परावर्तन होता है। सभी वस्तुओं में से ध्वनि का परावर्तन एक समान नहीं होता। जैसे आप देखते होंगे प्रकाश आता है तो वो अगर कोई चिकनी सतह पे पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है। उसी तरीके से ध्वनि का भी परावर्तन होता है। जैसे आप देखे होंगे कि अगर पहाड़ों में जाएंगे, आप बोलेंगे तो वहाँ पे आवाज़ गूंजती है, वापस आती है, तो वो परावर्तन के कारण ही आती है। इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। धातुएं ध्वनि की अच्छी परावर्तक हैं। ध्वनि के परावर्तन को कम करने के लिए, अगर चाहते हैं कि कहीं पे आवाज़ गूंज रही है तो वहाँ पे उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, वहाँ पे ध्वनि अवशोषकों का प्रयोग किया जाएगा, जो ध्वनि को अवशोषित कर लेंगे। ध्वनि अवशोषकों में मुख्य रूप से थर्माकोल, कांच तथा कपड़े का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि अवशोषकों का प्रयोग मुख्य रूप से सिनेमा हॉल, स्टूडियो आदि में किया जाता है। आप देखे होंगे सिनेमा हॉल में गए होंगे, थर्माकोल उसकी दीवारों पे, आप जो अब नए मॉल बन रहे हैं उसमें जो थिएटर बनते हैं मल्टीप्लेक्स, उसमें उसकी दीवारों के अंदर थर्माकोल लगाया जाता है, उसके ऊपर से कपड़े लगा दिए जाते हैं, जिससे उसके अंदर देखते होंगे कोई भी मारपीट चल रही है, मूवी चल रही है, गेट के बाहर ही खड़े होंगे, उसके मल्टीप्लेक्स के दरवाजे के बाहर ही खड़े होंगे, तो आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी। सिर्फ ध्वनि अवशोषकों के कारण सारी ध्वनि वो अवशोषित कर लेते हैं। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये भी व्याख्यान विधि थी तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। इसके बाद फिर से ध्वनि की मुख्य विशेषता यहाँ पे लिख दीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती। मानव कान का लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं। अगर यहाँ पे पूछता है कि आवृत्ति का मात्रा क्या है तो हर्ट्ज होता है। तीसरा पॉइंट फिर बनता है, मानव कान लगभग 20 डेसिबल से लेकर 120 डेसिबल की आवाज़ सुन सकते हैं। उससे कम होगी अगर 20 डेसिबल से तो नहीं सुन पाएंगे, 120 डेसिबल से ज़्यादा होगी तो आपके कान के पर्दे फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये था आपका प्रस्तुतिकरण। अब इसके बाद
आपको ले चलते हैं हम पुनरावृत्त के प्रश्न में। आपका प्रस्तुति का समाप्त हो गया है। पुनरावृत्त का प्रश्न आता है, इसमें देख लीजिए पूछा गया है ध्वनि का संचरण सबसे कम किस माध्यम में होता है। आपको पता है कि ध्वनि का संचरण सबसे कम वायु में होता है। दूसरा फिर प्रश्न बनता है यहाँ पे, ध्वनि के अवशोषकों के लिए मुख्य रूप से क्या प्रयोग करते हैं, मतलब किस चीज़ का प्रयोग करते हैं ध्वनि अवशोषकों के रूप में। आपको अभी मैंने बताया थर्माकोल का, और या फिर कपड़े या फिर शीशे कांच का। तो यहाँ पे उसका बच्चे आंसर दे सकते हैं। उसके बाद मूल्यांकन का हेडिंग डालिए, मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में भी आप 2 प्रश्न पूछ सकते हैं। इसमें देख लीजिए पूछा गया है मानव कान लगभग कितने हर्ट्ज की आवाज़ सुन सकते हैं, और दूसरा प्रश्न यहाँ पे है ध्वनि कहाँ गति नहीं कर सकती। फिर उसके लास्ट में आता है गृह कार्य। गृह कार्य में बच्चों को घर से काम करके लाने के लिए देंगे आप कार्य, क्योंकि अगर कार्य नहीं देंगे तो बच्चे घर पे जाके उसका रिवीजन नहीं करेंगे। रिवीजन नहीं करेंगे तो आप जो पढ़ा रहेंगे मन से वो अच्छे से वो नहीं पढ़ेंगे, वो रिवाइज नहीं करेंगे तो उनको याद नहीं होगा। तो यहाँ पे बच्चों को गृह कार्य जरूर दीजिए। देख लीजिए यहाँ पे गृह कार्य दिया गया, ध्वनि को परिभाषित करते हुए ध्वनि के संचरण की व्याख्या करना है। तो बच्चे इसको करके ले आएंगे। और आपको पता है कि लेसन प्लान का सबसे लास्ट हेडिंग होता है गृह कार्य। तो यहाँ पे समाप्त होता है यहाँ पे गृह कार्य। अगर आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप ये चीज़ें भी आप ध्यान दीजिएगा, जो व्याख्या विधि है, प्रश्नीकरण विधि है, इसके प्रतिपादक कौन है, क्योंकि आप एग्जाम देने जाएंगे, वहाँ पे प्रैक्टिकल देने जाएंगे तो आपसे पूछ सकते हैं कि व्याख्यान विधि किसने दी थी, प्रश्नीकरण विधि किसने दिया था, मूल्यांकन विधि किसने दिया था, आगमन विधि किसने दिया था, निगमन विधि किसने दिया था। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। कम से कम 8-10 पॉइंट है, 8-10 विधियाँ हैं, उसको देख के आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है, आपके टॉपिक से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आप ध्यान देके जाइएगा, आपका अच्छा होगा एग्जाम। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और रेगुलर बेसिस पे आप लोग लेसन प्लान की जरूरत है अगर आप लोगों को, या फिर माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान यानी कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की जरूरत है, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।